हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेफ्टी अर्थात सुरक्षा। सुरक्षा का सीधा सीधी मतलब है अपने आप का सुरक्षा। किसी भी इंडस्ट्री में जब हम कार्य करने जाते हैं तो किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, जिस मशीन पे कार्य कर रहे हैं उस मशीन के लिए स्पेशल सेफ्टी क्या दर्शाया गया है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये जो सेफ्टी होता है, सुरक्षा संकेत होता है, ये जहां तहां आपको इंडस्ट्री में सिंबल के रूप में बना करके दर्शाया जाता है और उस सिंबल को देख के आपको समझना है कि यहाँ पे किस प्रकार की सेफ्टी की आवश्यकता है, मशीन पे क्या क्या सावधानियां अपनाना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जिस प्रकार से आज हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है, घर से लेकर इंडस्ट्री तक, मनुष्य के लिए एक वरदान साबित हुआ है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी असावधानी बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में कार्य करते समय मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो है सेफ्टी और सुरक्षा। ये जो सुरक्षा होता है सिंबल के रूप में दर्शाया होता है और ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोहिबिशन सिंबल। प्रोहिबिशन सिंबल का सीधे सीधे मतलब होता है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक मतलब आपको वैसा संकेत जो सीधा सीधी मना करती है उस कार्य को करने से। और सेकंड आता है मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी का मतलब है कोई भी मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत आपको वो चीज बताया जाता है जो अनिवार्य रूप से उस प्रकार का सेफ्टी आपको अपनाना है। और तीसरा आता है वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल का मतलब होता है चेतावनी संकेत, जो आपको इस बात का चेतावनी देता है कि यहाँ पे किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और चौथा आता है इंफॉर्मेशनल सिंबल। इंफॉर्मेशन सिंबल सूचनात्मक, आपको सूचित करता है कि यहाँ पे किस प्रकार से कार्य करना है। तो चलिए ये चारों सिंबल के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सेफ्टी सिंबल जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहला है प्रोहिबिशन सिंबल, दूसरा है मैंडेटरी सिंबल, तीसरा है वार्निंग सिंबल और चौथा है इंफॉर्मेशनल सिंबल। तो जो प्रोविजनल सिंबल मतलब निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत का अर्थ होता है आपको साफ साफ मना किया जाता है, उस कार्य करने से साफ साफ मना किया जाता है। प्रोहिबिशन सिंबल निषेधात्मक संकेत जो होगा राउंड शेप में होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ राउंड शेप में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं राउंड शेप में लिखा रहे, राउंड शेप में बना रहेगा। और ये इसका जो कलर होगा रेड कलर होगा और बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट होगा। निषेधात्मक संकेत का आकार जो है राउंड रहेगा, कलर जो है रेड रहेगा और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर बना रहेगा और आपको साफ साफ उस चीज से मना किया जाएगा। जैसे नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, डोंट रन, दौड़ना नहीं है, और बीवेयर ऑफ फायर, आग का खतरा बना हुआ है। मतलब कुछ विशेष प्रकार के कार्य आप उस जगह में नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है, नेक्स्ट है मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी सिंबल मतलब अनिवार्य संकेत। इस संकेत के द्वारा आपको अनिवार्य चीज बताया जाएगा कि आपको इतना अनिवार्य सेफ्टी लेना ही लेना है यहाँ पे काम करने से पहले। उसमें क्या होगा, ये भी आपका आकार जो होगा, ये जो सूचना बनी होगी राउंड शेप में बनी होगी, व्हाइट कलर से बनी होगी और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू कलर होगा। आप साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको सुरक्षात्मक संकेत बताया जाएगा। जैसे आपका हो गया हैंड प्रोटेक्शन के लिए हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना, हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना, फुट प्रोटेक्शन के लिए बूट का इस्तेमाल करना, ये सब आपको यहाँ पे बताया जाता है। आई प्रोटेक्शन के लिए गूगल्स का इस्तेमाल करना। मतलब साफ साफ अनिवार्य रूप से आपको इतना प्रोटेक्शन लेके ही इस एरिया में काम करना है। और तीसरा आता है वार्निंग सिंबल। जहां पे वार्निंग सिंबल लगा होता है ये आपको सूचित करता है, चेतावनी देता है कि इस प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार के जो सिंबल बने होंगे ट्रिंगुलर शेप में बने होंगे, मतलब त्रिभुजाकार आकार में बना होगा। कलर जो होगा इसका ब्लैक कलर से बना होगा और बैकग्राउंड जो होगा येलो, पीला बैकग्राउंड होगा और साफ साफ आपको चेतावनी देगा कि यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ फायर, मतलब आग लगने का खतरा है। तो वहां पे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आग लगने का खतरा बना हो। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत झटका के खतरा हो सकता है। क्रोजिव सब्सटेंस मतलब जंग रोधक परत मिल सकता है। लेजर बीम का खतरा हो सकता है। मतलब आपको एक प्रकार से ये चेतावनी देता है। और ये लास्ट आता है इंफॉर्मेशनल
सिंबल, सूचनात्मक संकेत। ये जो संकेत बने होंगे आपको सूचित करेगा, सूचना देगा। ये जो संकेत बना होता है रेक्टेंगुलर शेप में होगा। कैसा शेप में होगा? रेक्टेंगुलर शेप, मतलब आयताकार शेप में होगा, और ये व्हाइट कलर से बना होगा, और इसका जो बैकग्राउंड होगा ग्रीन होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको सूचना देगा कि फर्स्ट एड बॉक्स किधर है, एग्जिट गेट किधर है। इस प्रकार से बहुत सारी सूचनाएं से आपको सूचित करती रहेगी। ये सारा सिंबल जो है कारीगर के लिए इसलिए बनाया गया है कि कारीगर का सेफ्टी हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनको कार्य करने में पूरी सावधानी अपनाना चाहिए। फिर भी यदि अगर किसी प्रकार से असावधानी के कारण दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उनको सबसे पहले फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए? तो बेसिक फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार किसको कहते हैं? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अर्थात मरीज तक डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है, जो उपचार करना चाहिए, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला कि मरीज के आसपास यदि भीड़ है तो भीड़ जो इकट्ठा है उसको हटाना चाहिए ताकि मरीज तक हवा का आवागमन बना रहे। सेकंड आता है यदि मरीज के मुंह में पान, तंबाकू, गुटखा इत्यादि है तो मुंह से निकाल देना चाहिए ताकि सांस लेने में कंटिन्यूटी बना रहे। तीसरा आता है कि यदि मरीज का कोई अंग जला हुआ है तो साफ कपड़ा से उसको अंग को साफ कर देना चाहिए। चौथा आता है कि यदि मरीज घर के अंदर हो तो कमरा का दरवाजा खोल देना चाहिए ताकि हवा का आवागमन बना रहे। पांचवा आता है यदि सर्दी का मौसम है तो मरीज को सर्दी से बचाना चाहिए, नमी से बचाना चाहिए। यदि संभव हो तो मरीज को ऊपर रखें या चटाई पे रखें, मतलब नमी से उनको बचाना चाहिए। छठा आता है कि यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो हेल्दी नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, तो निम्न 3 प्रकार का विधि है जो अपनाया जाता है। तो ये 3 मेथड है। यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो तो ये 3 उपचार किया जाता है। सबसे पहला है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि तब अपनाते हैं जब मरीज का अगला भाग मतलब छाती के तरफ यदि दुर्घटनाग्रस्त हो, घायल हो, छाती की तरफ अगर डैमेज हो तब ये विधि अपनाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि। सेकेंड है सैफर मेथड। सैफर मेथड तब अपनाना चाहिए जब मरीज का पिछला भाग मतलब पीठ की तरफ क्षतिग्रस्त हो, तब सैफर विधि अपनाना चाहिए। और तीसरा है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यह मेथड हम दोनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि मरीज का छाती की तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो, क्षतिग्रस्त हो या फिर पीठ की तरफ हो, दोनों कंडीशन में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिटेल से देखते हैं किस विधि में कैसे प्रयोग होता है। सिल्वेस्टर विधि, जैसा कि हमने बताया कि सिल्वेस्टर विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मरीज का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो। तो इस विधि में हम मरीज को, आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे होंगे, चित्रानुसार पीठ के बल लिटाया जाता है और पीठ के बल लिटा के मरीज की भुजा को मतलब हाथ को आगे की तरफ धीरे धीरे फैलाना चाहिए, आगे की तरफ धीरे धीरे फैलाना चाहिए और एक भुजा पे मरीज का सिर रखना चाहिए ताकि मरीज को सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। फिर धीरे धीरे झुककर रीढ़ के समानांतर अपने हाथ को धीरे धीरे उंगली को कमर की तरफ खिसकाना चाहिए। इससे क्या होता है, मरीज का जो फेफड़ा है वो धीरे धीरे फैलाव लाने लगता है। फैलना सिकुड़ना जो प्रक्रिया है, जो सांस लेने में इस्तेमाल होता है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से हाथ को मरीज के कमर तक ला करके पुनः फिर वापस पीठ से कमर तक रीढ़ के समांतर में खिसकाना चाहिए। और ये प्रक्रिया तब तक करना चाहिए जब तक कि मरीज प्राकृतिक सांस लेना शुरू न कर दे, अर्थात प्रति मिनट 12 से 15 बार ये प्रक्रिया दोहराना चाहिए। तो दूसरा है सैफर मेथड, सैफर विधि। सैफर विधि जैसा कि हमने बताया कि सैफर विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब रोई का
पिछला भाग क्षतिग्रस्त हो, पीठ की तरफ क्षतिग्रस्त हो, तब शेफर विधि का इस्तेमाल होता है। तो इस विधि में हम रोगी को पेट के बल जमीन पर लिटा देते हैं, पेट के बल जमीन पर लिटा देते हैं और रोगी के गर्दन में एक तकिया या मोटा कपड़ा गर्दन के नीचे रख देते हैं ताकि उनका सर थोड़ा सा डाउन हो। ऐसा होने से जो जीभ होता है वो बाहर आ जाता है और श्वसन प्रक्रिया नॉर्मल होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है कि रोगी के कोहनी को पकड़ के धीरे धीरे सिर की तरफ लाना चाहिए, धीरे धीरे सिर की तरफ इस प्रकार से लाना चाहिए ताकि उनका बॉडी पूरा समानांतर हो जाए। फिर 2 सेकंड तक उस कंडीशन में रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों कोहनी को पकड़ के नीचे की तरफ मोड़ कर रख देना चाहिए। ये प्रक्रिया प्रति मिनट 12 से 15 बार दोहराना चाहिए और तब तक दोहराना चाहिए जब तक रोगी का श्वसन प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से नॉर्मल ना हो जाए। नेक्स्ट आता है तीसरा, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर मेथड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक प्रकार का मशीन होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें एक वाल्व होता है दबाने के लिए। ये जस्ट एक पंपिंग का काम करता है। इस मशीन में रोगी के मुंह और नाक पर ये मशीन का भाग रख दिया जाता है और जब इसका एक बल्ब दबाया जाता है तो नाक से होकर के एयर फिल्टर होकर के फेफड़ा में पहुंचता है और फिर जैसे ही भाग को छोड़ते हैं फेफड़ा से वापस वो नाक द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ये मशीन काम करता है और फेफड़ा के श्वास प्रक्रिया को नॉर्मल करने का कार्य करता है। ये भी मशीन के द्वारा 12 से 15 बार प्रति मिनट के रूप में दर्शाना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि रोगी का श्वास प्रक्रिया नॉर्मल हो।